Good evening, guys. I hope I'm audible. Evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Thank Good you for the evening, sir. confirmation. Yeah, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Okay. So let us continue. Okay. Now analysis करते समय जैसे अभी आपको ये तो पता हो गया है कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है ना, रिकॉर्ड्स में क्या होता है जब भी हम रोज को काउंट करते हैं, whenever we talk about rows are nothing but those are all records. तो एक हमेशा ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब हमें परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है, ओके, बेसिकली किसी भी टूल का या फिर किसी भी प्रोसेस का, तो क्या होता है कि उसका इनपुट पे बहुत डिपेंड होता है कि उस पे इनपुट जो आ रहा है या फिर उसके लिए इनपुट जो आप दे रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ इनपुट एंड हाउ मच इनपुट इज बीन प्रोवाइडेड. ओके, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर इनपुट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि लेट्स से 1000, लेट्स से 1 मिलियन रिकॉर्ड्स एक साथ पुट करना, लेट्स से 1 मिलियन रिकॉर्ड और 10,000 रिकॉर्ड पुट करना, you can easily understand that the data with 10,000 records will perform faster, isn't it? Because if you filter any data, this particular data set will be working faster compared to 1 million data. So difference क्या होता है? Not only features, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे कॉलम ज्यादा रहेंगे तो उसमें भी ज्यादा वर्कआउट होगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कॉलम पे ज्यादा फोकस करते हैं rather than records. But we have two options over here. Either we can reduce records also or either we can reduce column also. कॉलम रिड्यूस करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेस में या फिर किसी भी डेटा के परफॉर्मेंस पे, तो वहां पे देखो दो ऑप्शन है, एक है कोरिलेशन और एक है आपका यहाँ पे वेरिएंस. ये दो चीजें आती है. रिकॉर्ड निकालने के लिए या फिर रिकॉर्ड को कम करने के लिए आपके पास में एक होता है कैटेगराइजेशन, जिसे हम सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं या फिर ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग, है ना, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो बेसिकली क्या, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो इन मेथड में से एनी हाउ व्हेन यू ग्रुप द डेटा, आप कैटेगराइज करते हो कॉलम, तो जब आप कॉलम को रिड्यूस करोगे तो कोरिलेशन ये क्या है, उस पूरे कॉलम को रेफरेंस करेगा, है ना, वो एक पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को नहीं करता है, तो ये पूरे कॉलम के लिए रेफर हो गया. बट व्हेन वी से कैटेगरी या रिकॉर्ड के बेसिस में आप कस्टमाइज उसे कैटेगराइज करते हो, तो होता क्या है कि फ्यू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इट्स सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन सम इक्वल कंडीशंस, टर्म्स एंड पैटर्न, क्या होता है कि वो एक क्लस्टर, एक ग्रुप में क्रिएट होते हैं. 10,000 में से हो सकता है कि वो शायद 2K हो बेस्ड ऑन वन, अदर 3K, अदर माइट बी 4K यहाँ पे. ओके, तो ऐसे क्या है कि अलग अलग आपके ग्रुप्स बन सकते हैं. टोटल अगर 10K है तो उसमें से अभी 7K यहाँ पे हो गया, 9K हो गया, इजंट इट, बचा क्या 1K. तो ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं ना. अगर आपको एनालिसिस करना है 1K पे, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस ऑल अदर रिकॉर्ड्स, तो सिर्फ 1K पे करना है, तो क्या फास्टर वर्कआउट होगा. तो इसी की तरह
ओके जब हमें कैटेगराइजेशन करना होता है तो अभी हमें पता चल गया है कि फॉर दैट वी कैन यूज ग्रुप बाय, है ना, ये फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो इन आवर माई सीक्वल। दूसरा, ग्रुप बाय के साथ में आप वेयर कंडीशन भी यूज कर सकते हो, जहां पे फिर से क्या है, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। आपने ग्रुप बना दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया और फिल्ट्रेशन कर दिया। दूसरा, इसके आगे और भी मेथड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस वो भी यूज कर सकते हो। ओके, वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। देन अगेन वी कैन ऑल्सो यूज सब क्वेरीज। ओके, सब क्वेरी भी क्या करता है, लाइक दिस ओनली, दे परफॉर्म सर्टन एनालिसिस। ओके, वो क्या करता है आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ चीज, एक क्वेरी है, लेट्स से क्वेरी 2 और क्वेरी 1 आउटसाइड। पहले क्वेरी 2 का आपका एनालिसिस होगा, उसका वैल्यू यहाँ पे सेव होगा और उस वैल्यू के बेसिस में आपके Q1 पे अफेक्ट होगा। दैट मीन्स inner query will run first. Based on that value, whatever we are getting over here, that will affect over Q1. इससे होता क्या है कि आपका एक समराइज्ड वैल्यू अगर आपने कभी मेंटेन कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, तो वो आपके यहाँ पे सेव हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर में, और वो रेफरेंस आपको डेटा में कहीं आगे जाके मिलता है। तो इससे होता क्या है कि आपका डेटा फास्ट वर्क करता है और डायनेमिक हो जाता है rather देन स्टैटिक। अभी कैसे वर्क होता है, विंडो फंक्शन भी हम करने वाले हैं, सब क्वेरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसे करके एक एक को हम एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हियर सब क्वेरी कुछ हार्ड नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूज डील ओवर हियर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सब क्वेरी मतलब क्या है, क्वेरी के अंदर में क्वेरी। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, ये एस सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, ये क्या है, ये एक क्वेरी है, दिस और क्वेरी। अब सब क्वेरी मतलब क्या, फिर नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, ये हो गया क्वेरी। इसके अंदर में मैं एक और सेलेक्ट कर देता हूं, सेलेक्ट के अंदर में पैरेंथेसिस ओपन करके एक और सेलेक्ट का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर से मैंने एक लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले इनर क्वेरी, दिस इज कॉल्ड इनर क्वेरी, तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। सो बेस्ड ऑन द सिलेक्शन, इसका जो भी आंसर आएगा, आपने जो भी कैलकुलेट किया, जो कुछ भी किया, जो भी आंसर आएगा, वो क्या होगा, दैट विल बी रेफरेंस, दैट विल बी एज एन रेफरेंस। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक टेबल निकाल देता हूँ यहाँ पे। इस टेबल में मुझे क्या करना है, एक आईडी है, आईडी में सिर्फ 4 नंबर का जो आईडी है ना, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल 1 वेयर आईडी इज इक्वल टू 4, खत्म, ये आपको आंसर मिल गया। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है, या तो सिंगल वैल्यू, नहीं तो फिल्ट्रेशन कर दिया आपने, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे क्या करना है, देखो मेरे इस डेटा में जैसे सैलरी करके कॉलम है, वो सैलरी कॉलम में ना बहुत लोगों के सैलरीज है, 10K 15K एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ सैलरी वैल्यू वो ईयर। मुझे क्या करना है, जो एवरेज है इसका, इस सैलरी का जो एवरेज है, कि लेट्स से कि ये एक ऐसे सैलरी है जिसका एवरेज लाइन है, ये लाइन एवरेज है, इस एवरेज लाइन के अबव जितने भी सैलरी के लोग हैं, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस एवरेज के नीचे जितने वैल्यूज है, मुझे उनके डिटेल्स चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये एवरेज का जो सेल, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हो सकता है कल जाके 15K 20K जो कोई भी वैल्यू होगी, इस वैल्यू के रेफरेंस में, क्योंकि ये क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज क्या है, एवरेज इज वन ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। सो विद रेफरेंस टू दिस एग्रीगेट फंक्शन, आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर होल डेटा सेट, एंड इफ इट मैचेस आई नीड टू गेट एन आउटपुट। मतलब आप क्या कर रहे हो, पूरे टेबल को एक एग्रीगेट फंक्शन में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, which is 20K, and then you are comparing each and every value if that particular value is greater than or not. Okay, तो ऐसे केस में क्या होता है, if I write this query, जैसे अब यहाँ पे कर दूंगा, इसे हटा देता हूँ, और लेट्स से वेयर करके भी लिखता हूँ, लेट्स से वेयर एवरेज जो भी है सैलरी का, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा, बिकॉज वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं कर सकता है, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कैसे आप काम करोगे, बिकॉज इफ यू लुक ओवर हियर, करेक्ट लाइक दिस, सैलरी है ना यहाँ पे, हाँ
प्राइमरी की है, फिर ठीक है। ये कि सब क्वेरी, ओके। already exist. ये अपना डेटा। अब इस डेटा में मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज where average where salary column is greater than where salary ओके। देखो आपको यहाँ पे एक एरर मिलता है, पहले तो मैं एवरेज निकाल लूं। सेलेक्ट स्टार, स्टार क्या करना, ओके। देखो एवरेज सैलरी है 63,000, ये हमारा रेफरेंस हो गया ना वैल्यू, ताकि मैं आगे रेफरेंस कर सके। सो क्वेश्चन है 63,000 के कंपैरेटिव में। हम्म, ये सैलरी कॉलम, उस सैलरी कॉलम का एवरेज वैल्यू है अपना ये 63,000। अब ऐसे हम नॉर्मली चेक करते थे, देखो 60,000 के अबव, दिस इज वन आंसर, दिस इज वन आंसर, सो वी हैव टू ऑफ द वैल्यूज व्हिच हैज एक्चुअली एक्सीडिंग दिस वैल्यू। तो आउटपुट तो आना चाहिए कि भाई चार्ली करके और ईव करके है बंदी, उन दोनों का एवरेज सैलरी के अबव उनकी सैलरी है, ये आउटपुट आना चाहिए वेयर लगाने के साथ में। बट क्यों नहीं आ पाता है? बिकॉज आप डायरेक्टली वेयर को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग एवरेज। एवरेज मतलब क्या है, आपने पूरे टेबल को रेफर किया, उसका एक वैल्यू निकाला, और फिर आप क्या कर रहे हो, उस वैल्यू को रेफर करते हुए ये देख रहे हो कि हाँ भाई हर एक वैल्यू के साथ में क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इससे ज्यादा है क्या, कंपेयरिंग, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ओके हाँ। अब इसके अलावा देखो, आप कुछ भी करो, ओके, एस ए एल ए, सैलरी के स्पेलिंग रॉन्ग है। सी अगेन, इनवैलिड यूजर ग्रुप फंक्शन, सेम जो ऊपर एक बार आया था, सेम वही पे आया। ओके, इसका मतलब क्या है, आप एवरेज करने के बाद में एक डेटा सेट का आप उस पूरे कॉलम से कैसे कंपेयर कर रहे हो, isn't it, which is not possible। तो जब तक आप इसको ग्रुप नहीं करोगे किसी बेसिस में, तो तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके नाउ, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, वी हैव टू ग्रुप द डेटा। ओके, इसको पहले ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, अभी ग्रुप बाय करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है फ्रैंकली देखा जाए तो। ओके, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू इज देयर। ग्रुप बाय वैसे आप डिपार्टमेंट आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी वो भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट या फिर उसके बेसिस में आ जाएगा, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। बट अगेन कंपेयर करके भी क्या होगा, हमें ग्रुप कर दिया तो भी क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आईडी को आप ग्रुप करोगे, इससे जो भी एवरेज आएगा उससे आप कंपेयर करोगे, फिर ये करोगे ग्रुप, उसके कंपेयर करोगे फिर से,
मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ ये कि आपने क्या किया है, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस में आप कंपेयर कर रहे हो। ऐसे तो नहीं कि पूरी डेटा एक साथ कंपेयर कर रहे हो, इजंट इट? जो भी वैल्यू आएगा आप उसके ग्रुप के कंपेयर करोगे। तो ऐसे केस में होता क्या है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस वन। द क्वेश्चन ओवर हियर आ गया अपना ये, कि भाई मुझे सैलरी दो आउटपुट, मगर वो सैलरी के डिटेल्स मुझे दो जिसके सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तब ऐसे केस में क्या होता है कि आपको सब क्वेरी यूज करना पड़ेगा। अब सब क्वेरी कैसे लिखते हैं? हम नॉर्मली देखो ये लिखा है मैंने, ये मैं इसको उठा देता हूँ जो आंसर आया था। ओके, आई जस्ट कॉपी दिस वन, इसको कॉपी करता हूँ, इस एवरेज की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और इसको सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ मैं ऐसे। ओके, ताकि ये इसके अंदर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे 2 बार आ गया ये, आई डोंट वांट दिस, एक ही बार आए। अब करता हूँ रन, ये देखो आंसर आ गया। ये कैसे आ गया? यस, नाउ अब ये कैसे वर्क कर रहा है देखो। अब क्या हो रहा है देखो, पूरे डेटा सेट में अब ये एक वैल्यू हो चुका है। ये आपका ना, ये जो पूरा क्वेरी है ना, ये एक वैल्यू में तब्दील हो गया है। कितने वैल्यू में? 63,000 वैल्यू में ये चेंज हो गया है। सो आंसर आने से पहले वो क्वेरी है, देखिए आंसर आने के बाद में क्या है, वो एक वैल्यू है। क्योंकि अगर मैं एवरेज जान लू, अगर मैं इसे स्टैटिक की भाषा में आपको लिख के दिखाऊं स्टैटिक मेथड्स में, तो कैसे देखो, आई जस्ट कॉपी दिस and I'll paste it over here, same as it is. Instead of giving this, if I say directly, let's say if I write 63,000 है ना, ये वैल्यू दे देता हूँ, तो देखो आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आया, कोई अलग नहीं आया। तो इसमें उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रेफर किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्वेरी रेफर किया है। सो इफ इन फ्यूचर अगर सैलरी में हो सकता है कि आज जैसे हमारे पास में लेट से 6 या 5 लोग हैं, कल जाके 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी हो। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, इट शुड बी डायनेमिकली अपडेटेड, पर यहाँ पे क्या है, 63 को ही रेफर करेगा। सो इट इज वेरी मच बेटर देन दिस स्टैटिक देन डायनेमिक। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. सबको, हाँ, तो सब क्वेरी हम तब यूज करते हैं कि आपको कोई एक एग्रीगेट वैल्यू है, या फिर कहीं पे आपको कैलकुलेशन कुछ किया है आपने, उस कैलकुलेशन की वैल्यू को, उस कैलकुलेशन की वैल्यू को आपको टेबल के साथ कंपेयर करना है, तब जाके उसको यूज किया जाता है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पूरे डेटा सेट को आप कंपेयर या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट ब्रेक। अगर एग्रीगेट किया है तो ब्रेक कर ही नहीं कर, कभी नहीं कर पाएगा। ओके, इफ यू राइट डाउन दिस वैल्यू देन अगेन प्रॉब्लम क्या है, वो 63,000 वो स्टैटिक हो गया। स्टैटिक क्यों हुआ है? कल जाके फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि कल 63 की जगह 2-3 और ऐड हो गए, और लेट्स से वैल्यू जो है वो कम हो गई, 63 की जगह हो गई लेट्स से 62, 61, आप वहां पे लेने आ गए वैल्यू, ओके, दूसरे मेथड से। तो क्या होगा, आपके पास तो डायनेमिक नहीं रहेगा, वो सिर्फ वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, 63 को ही करेगा, isn't it? तो change in data set will not affect, which means our data will be statical. It will not change with represent to the change in data, which we should avoid it. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लिखने का तरीका क्या है, देखो सिंटेक्स मैंने बताया है। सेलेक्ट पहले तो ऐसे कैसे रहेगा जो आपको आउटपुट चाहिए। ओके, उसमें फिर क्या है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर टेबल लगता है, ओके, तो क्या है, पहले सेलेक्ट लिखना है यहाँ पे, ये सिंटेक्स है उसका पहले। फिर वेयर करो, ग्रुप करो, जो करना है करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेसिडेंस में। सो उसके बाद में क्या है, जब आप, अब यहाँ पे हो रहा क्या है, देखो पहले इनर क्वेरी, ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट जो होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये फॉर्मूला होता है, देखो क्या इसका मीनिंग है। Bracket open, division, multiplication, addition, subtraction. किसी को नहीं पता? तो ब्रैकेट Sir, bracket ब्रेसेस open, और division. ऑफ होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ओके, ठीक है, मतलब सिर्फ इसका प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट ऑफ बट दिस इज ऑर्डर। ओके, मतलब ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं एक्स स्क्वायर देता हूं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और
ऑर्डर के साथ में लेट से ऐसा लिखा है मैंने x, तो एडिशन पहले करूं या पहले इसको सॉल्व करूं? तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी है पहले आपको क्या करना है, ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर बाद में एडिशन। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 अगर है तो 6 का स्क्वायर नहीं होगा, you have to square it first and then it will be, so it will be 8 as an answer. Is it clear? तो यहाँ पे Yes, sir. क्या है, ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर which is this, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जो यहाँ पे रूल होता है वैसे यहाँ पे भी रूल होता है एग्जीक्यूशन का। ओके, आउटपुट में जब आप सबको लिखते होते तो होता क्या है, पहले इनर ब्रैकेट, पहले इनर ब्रैकेट, और जो भी इसमें वैल्यू आएगा आप वो बाहर आउटर ब्रैकेट के लिए रेफरेंस दोगे। जैसे अब यहाँ पे सेलेक्ट एवरेज, एवरेज किसका, सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। जो भी एवरेज वैल्यू है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये बड़ा है, क्या सैलरी से ज्यादा है, क्या ये एम्प्लॉय का डिटेल जो आ रहा है ये इस बार। इज इट क्लियर गाइस, एनी क्वेरी, कुछ है तो बोलो। गाइस कुछ है तो बोलो। No, sir. ठीक है, तो इस तरह से सब क्वेरी को हम यूज कर सकते हैं। अगेन आगे नीचे नीचे आपको यहाँ पे प्राइमरी की दिया है मैंने, वो सैलरी वेयर कंडीशन लगा, हाँ चलो ये भी बता देते ताकि आपको वेयर के साथ में फिल्टर करना है तो वो भी है यहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छा एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे ये फिल्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया है, मुझे टेबल में से क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी आउटपुट चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए और उसकी सैलरी का डिटेल्स चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग कर रहा है, ये चीज ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी से जिस जिस बंदे का सैलरी ज्यादा है वो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉइज एज सब क्वेरी, वेयर सब क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन पहले है, देन फ्रॉम, ठीक है। ठीक है देखो यहाँ पे जो हमने ये क्वेरी किया है पहले, क्योंकि पहले ये क्वेरी होगा ना रन, यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको पहले ब्रैकेट यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसको करते कर, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ओके ये एंड होता है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कर दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में, तो इसके क्या है कि मैं ब्रैकेट ढूंढ रहा हूँ। हाँ, इट्स बेटर। ओके, अब पहले अंदर वाला ब्रैकेट क्लियर होगा, वहां पे क्या मिलेगा आपको, एवरेज सैलरी विच इज 63,000, साथ में क्या है, तो ये जो वैल्यू को आप रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, वेयर फिल्टर के साथ में, वेयर सब क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो जो भी इसके रिलेशन में सब क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ये उसी टेबल को दो नाम से जाना गया है, सब क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट और यहाँ पे एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट, तो दो एक ही डेटा के अंदर में डिपार्टमेंट आईडी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दो हमें, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए उसका इंफॉर्मेशन। ओके, ओके तो बॉब, चार्ली, डिपार्टमेंट आईडी 1 है, डिपार्टमेंट आईडी 2 है, उनका एम्प्लॉय आईडी 2 है, उनका एम्प्लॉय आईडी 3 है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir.
ना इंटरव्यू के समय आप जब MySQL बनाओगे ना, तो आपको 90% चांसेस ये है कि आपको शायद विंडो फंक्शन ही ज्यादा पूछा जाए, फिर स्टार्टिंग में विंडो से ही स्टार्ट करें। ओके, देयर आर चांसेस ऑफ 90% विद दिस। इसका रीजन ये है कि विंडो फंक्शन क्या है कि थोड़ा सा कंपेरेटिव टू सीक्वल लैंग्वेज में देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एडवांस बेस लेवल में। ओके, एडवांस कहेंगे वो थोड़ा सा प्रॉपर इंफॉर्मेटिव बेसिस में आपको मिल जाता है ये डिटेल्स, और लिखने में थोड़ा सा अलग होता है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, बट यस, दे थिंक कि जो भी विंडोज फंक्शन यूज करके दे सकता है डिटेल्स, इट बिकम्स वेरी इजी। क्योंकि क्या है, जहाँ पे ग्रुप बाय है ना, कुछ फंक्शंस जहाँ पे काम नहीं कर पाते वहां पे काम कर लेता है। इसका कुछ मैं आपको डिटेल थोड़ा बता दूं। जैसे विंडो फंक्शन इज इक्वल टाइप फंक्शन दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। जैसे एग्रीगेट फंक्शंस होता है ना, मैथमेटिकल फंक्शन, वो सब ये काम करता है, ऐसे कुछ अलग नहीं करता है, सेम। बट इसके होता क्या है, However, unlike aggregate function मतलब sum, average, है ना, जितने भी आपके पास में होते हैं, वो क्या करता है, a window function does not cause row to group into single output row। अलाउ नहीं होता है ना वो। क्या होता है इसमें कि विंडो फंक्शन डज नॉट कॉज, यहाँ पे टेबल रो दैट आर रिलेटेड टू करंट रो। अगर unlike this window function does not cause row to group। हम्म okay। हम्म, ठीक है। एनी हाउ, इनका कहने का मतलब ये है, लेट्स से मैं सैलरी का कॉलम लेता हूँ। ओके, एक सैलरी का कॉलम ले लिया मैंने। अब उसमें फॉर एग्जांपल पकड़ लो 10K है, 10, 20, 30, 5, 40, हो गए, ऐसे अलग अलग सैलरी लोगों के होंगे। अब मुझे अगर किसी ने ऐसा पूछा कि भाई मुझे सम ऑफ सैलरी का जो कॉलम है उसको मुझे डिटेल दो, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम जो कोई भी टेबल है, मैं आंसर ले लूंगा। तो सम मतलब क्या किया भाई, यहाँ 10 + 20 + 30 + 5 + 40, ये जो भी टोटल आएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो, 5, 4, 7, 8, 9, 10। ओके, तो 105 आंसर आ गया। अब देखो इनका कहने का मतलब क्या है, लाइक एग्रीगेट फंक्शंस। तो जब मैं एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो होता क्या है, दिस इज नॉट एन, लेट्स से दिस इज नॉट फॉर एनी सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए, बंदे के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के लिए नहीं बनाया गया है। ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा डेटा का रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए क्या होता है, इट कैनॉट input, or let's say it cannot give you with response of it cannot, even after giving one single output, it cannot represent it with reference to a one particular record inside that। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता, हाँ भाई 105, हाँ ये इसी का वैल्यू है 105, इसी का नहीं कह सकता। इवन अगर इसमें से मैंने एनालिसिस करके अगर कोई राइट भी होता है, 40 होते, तो भी मैं नहीं कहता कि हाँ मैं सही हूँ, मेरा ये आउटपुट है, मेरा सही में यही आया है, ऐसे भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको आपका डेटा, ये जो डेटा है, ये रिमूव नहीं करना है, या फिर इसको हटाना नहीं है, कीपिंग दैट। ओके, इस एग्रीगेट के जितने भी रिकॉर्ड्स है, उनको बिना हटाए हुए अगर मुझे देखना है, चेक करना है, तो कैसे करोगे, उसके लिए विंडो फंक्शन आता है। क्योंकि क्या होगा, सम ऑफ सैलरी क्या पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यस, ये एक ही कर रहा है। सिर्फ एक 105 ये पूरे टोटल को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. यस बोलने से मुझे कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है ना, फिर से बताता हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की, जैसे सैलरी कॉलम पकड़ लो, और सैलरी कॉलम में अगर मैं कोई भी एवरेज या फिर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा, तो जितने भी रिकॉर्ड्स है उनका क्या होगा, एक एक्स वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो पूरे कॉलम को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई मुझे ना ये जो 2 नंबर का रिकॉर्ड है ना, उसका ना पर्टिकुलर मुझे इन्फॉर्मेशन दो विथ रेफरेंस टू दिस एवरेज फंक्शन। नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज फॉर होल, दिस इज फॉर all this for the whole column, this is represented by this। मैं उसे पर्टिकुलर एक कॉलम सेट या फिर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ में उसे कंपेयर नहीं कर सकता। दैट इज वेयर दिस अलाउज, विंडो फंक्शन क्या करता है, ये अलाउ करता है इसको ब्रेक करने के लिए, इसमें से अलग हर एक कॉलम को डिटेल्स में दिखाने के लिए। ओके, अब वो कैसे करता है बताता सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से विंडो फंक्शंस है जो यूज करते हैं विंडो फंक्शंस। एवरेज काउंट, चलो अपना बात करते हैं। एवरेज काउंट, मैक्स मिन, सम, है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जो अपने काम के हैं यहाँ पे है, एग्रीगेट के साथ कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा परसेंटाइल रैंक, रैंक, रो नंबर, देन nth वैल्यू, और क्या है, और इतना ही है दूसरा। ओके, तो ऐसे कुछ है। अब इनको यूज कैसे करना है, देखो यूज करने के पहले क्या एग्जांपल है क्या यहाँ पे। हम्म अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो ओके, ये टेबल में सी यहाँ पे फाइनेंस, फाइनेंस, ओके, कंट्री नाम है, प्रोडक्ट नाम है, प्रोफाइल प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट और कंट्री प्रॉफिट। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, व्हेन आई से टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब क्या है, इस पूरे कॉलम को, इस प्रॉफिट के पूरे कॉलम को क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, ऐड करके, तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 7,300 सॉरी 7,535। ये आंसर, उसका आंसर आएगा। ये क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब ये वैल्यू को लेके मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है, सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड, ऐसे नहीं कह सकता मैं। आई कैन नॉट डू दैट विच इज इन नॉर्मल वे, इन लेट्स आइडल सिनेरियो। बट जब आप विंडो फंक्शन यूज करते हो ना, तो देखो हर एक कॉलम के सामने, अच्छा आप ऐसे बोल सकते हो, अच्छा ईयर 2000 में कितने टोटल सेल्स हुए थे, उसमें कितने टोटल प्रॉफिट हुए थे, 1500। अच्छा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट, जितने भी अपने डिटेल, जितने भी अपने यहाँ पे बिजनेस हुए अभी तक, उनका टोटल कितना हुआ है, 7,355। मतलब फिनलैंड में 2000 की बात, जब हम कंपेयर 2000 साल में जब कंपेयर कर रहे थे कि कंप्यूटर का कितना सेल हुआ और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ था 1500। अच्छा, फिर टोटल कितना हुआ था, 735। ऐसे अगेन कहीं और से करोगे, इंडिया से, इंडिया में, ओके, इंडिया में कैलकुलेटर जो प्रोडक्ट है, उसका कितना हुआ प्रॉफिट, 75। कितना हुआ टोटल उसका, 7535। मतलब क्या है, देखो आपने जो प्रॉफिट का कॉलम रख रखा है, ये प्रॉफिट का कॉलम हर एक के साथ आपको रेफरेंस के लिए मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, इट ओनली कम्स ओवर हियर एट द एंड। सेवन थ्री फाइव, 7 5 नो, 7535, ये आपका टोटल। तो विंडो फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब मुझे मेरा जो ओरिजिनल डेटा है, ये जो ओरिजिनल डेटा है मेरा, इसे रिटेन करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसे रिटेन करना है। नॉर्मली क्या होता है, आंसर आता है आपका, एक वैल्यू आ जाएगा सम, क्या होगा, सम 7535, इतना ही वैल्यू आएगा आंसर में।
लेकिन मुझे ऐसा एक वैल्यू ना दिखाते हुए पूरे डेटा सेट के साथ में मुझे डेटा दिखाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन ओवर, ये जो है ओवर, ये यूज करना पड़ेगा। So when you want to retain the table, and then you also need to compare, okay, or you also need to get the aggregate functions for each row, then go for window function. ये लॉजिकली कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास में यहाँ पे ना टोटल 3 कंट्री है। ओके, यहाँ पे कितना हमारे पास में टोटल 3 कंट्री है। हम्म, 3 कंट्री है। अब इस कंट्री के बेसिस में अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई मुझे क्या बताओ, टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, ये सब को छोड़ के सम ऑफ प्रॉफिट कर देंगे और जो भी टेबल का नाम है बता देंगे, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एक प्रॉफिट हो गया, वो क्या है अपना 737535, ये आपका टोटल है। With that sum, I also need to keep my records. मैंने जो सम करना है, पूरा का पूरा डेटा, ये जो है ये पूरा का पूरा डेटा कैसा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, डेटा मुझे दिखना चाहिए। तो क्या करेगा वो, आपने जब प्रॉफिट बाय सम किया है तो उसका एक कॉलम बना देगा। तो क्या करेगा, एक नया कॉलम बनाएगा और हर एक रिकॉर्ड में उसका टोटल वैल्यू दे देगा। उससे क्या होगा, हर बार एक टेबल जो भी आप उसमें रो ओवर, देन पार्टीशन बाय, या जितने भी आप वहां पे ऐड करते जाओगे चीजें, आपके उतने आपके कॉलम्स ऐड होते रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का किया था हमने, देखो यहाँ पे सेलेक्ट टोटल एज टोटल प्रॉफिट, तो ये एज टोटल प्रॉफिट आ गया। देन अगेन सम ऑफ प्रॉफिट के बाद में ओवर पार्टीशन बाय, देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ऐसे तो सम ओवर। और हाँ, एक चीज है, हाउ यू विल लेट्स से आइडेंटिफाई कि क्या मेरे डेटा सेट में विंडो फंक्शन यूज किया गया है कि नहीं। तो whenever you have any function and if there is presence of over, तो समझ लेना है कि आपके डेटा सेट में विंडो फंक्शन यूज किया गया। ओके, विंडो फंक्शन का एक ही काम है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली हम जब काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिटेल लिखता हूँ, इसको ये यही से आएगा क्या, विंडोज फंक्शन करके यहाँ पे है मेरे ख्याल से मेरे पास, यस आई हैव दैट। इसमें टेबल कितने हैं एम्प्लॉयज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टेबल ऑलरेडी है। अगर मैं सिंपल सा क्वेरी लिखता हूँ ना, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल है, तो पूरा डिटेल आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मैं अगर सिंपल बेसिक कैलकुलेशन लिखूंगा, लेट्स से सिर्फ एवरेज, इतना डिटेल्स ना करते हुए एक भी अगर मैं लिखता हूँ सिंपल एक, नथिंग अदर देन दैट, ये देखो ये एक सिंपल सा मैंने भी लिखा, अगर क्वेरी एंटर करता हूँ, इतना ना करते सिर्फ इतना, बस इतना भी लिख दिया, होगा क्या, देखो मेरा पूरा का पूरा जो टेबल है ना, ये जो ऊपर आ जाए, हाँ, ये जो पूरा का पूरा टेबल है, ये क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा किस पे, एवरेज सैलरी पे। मतलब सैलरी पे आएंगे, हर एक वैल्यू को ऐड करेंगे, और जो भी उसका टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा, वो टोटल पे क्या होगा, पूरा टेबल क्लोज हो जाएगा। अब उसका आंसर क्या है, उसका आंसर 2200, 75,200, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे जो मेरा टेबल था ना, ये वाला टेबल, ये रिटेन रखना है, ये यहीं पे रहने दो,
इसको मुझे देखना है। और विथ रिटेनिंग दिस टेबल, एक जो भी आपका आंसर आएगा ना यहाँ पे, वो एक नया कॉलम बन जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन रहे। सिंस आपने क्या किया है, सम फंक्शन यूज किया है, तो सम थोड़ी इसका सैलरी का यहाँ पे हर बार जाके अलग होगा, सैलरी का तो सम सेम मिलेगा। तो हर जगह पे आपको सेम 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 आकर इंफॉर्मेशन मिलता है, बट रिटेनिंग योर डेटा। तो इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यस इट इज व्हाट वी नीड टू गो विद दिस पर्टिकुलर रो ओवर फंक्शन। ओके, यहाँ पे भी रन करके देख लो, देखो सबके सब क्या हो गए, एग्रीगेट हो जाएंगे। अब अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं सिर्फ सम ना लिखते हुए सम ओवर, एवरेज ओवर, मिनिमम ओवर, ऐसे मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन लगा देता हूँ। और फिर देखो, ये देखो, आई नो कि सम के भी एक ही वैल्यू आएगी, एवरेज की भी, सबकी एक ही वैल्यू आएगी अभी के लिए। आगे और आप देखोगे कि और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सम ओवर, ओवर क्या किया आपने, सो ये जो आपका पुराना टेबल है, फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, ये आपके कॉलम है जो पुराने हैं, जहाँ पे 1 से लेके 10 के जितने भी आपके डेटा है, या जितने भी आपके एंट्रीज हैं, उनके पूरे डिटेल्स आपके पास में है। आपने क्या किया भाई, मुझे टोटल सैलरी दो। अभी टोटल सैलरी जो सम है ऑब्वियसली सबका सेम रहेगा, तो हर एक रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन जो आपका पुराना डेटा है उसको कुछ चेंजेस किया क्या, नहीं, वो डेटा आपके सामने रेफरेंस के लिए है, ये वाला। ओके, सो रिटेनिंग योर डेटा, आपको बाकी का इंफॉर्मेशन जैसे टोटल सैलरी मिल गया, एवरेज सैलरी मिल गया, मिनिमम सैलरी मिल गया, मैक्सिमम सैलरी मिल गया, तो ये सब के सब इंफॉर्मेशन भी मिल जाते हैं विथ रिटेनिंग योर डेटा एज इट इज। जरूरी नहीं कि हर बार कोलैप्स ही हो। इज इट क्लियर? यस सर। ये कब काम Yes, आता sir. है? यस, ये कब काम आता है, मैं आपके कुछ उसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे रैंक विंडो फंक्शंस में यू वांट टू असाइन रैंक्स टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर सैलरी। अब ये यही पे काम आता है। जैसे सैलरी के बेसिस में आपको क्या करना है, रैंकिंग करना है, मतलब कौन सबसे ज्यादा लेता है, कौन सबसे कम लेता है, फर्स्ट से लेके क्लास तक, तो वो ऐसे रैंकिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, देखो हमने क्या किया, जो भी ये तो सेलेक्ट, चलो अभी ओके, फ्रॉम कहाँ गया हमारा, फ्रॉम एम्प्लॉय, हम क्या कर रहे हैं, अगेन दिस इज ओनली अप्लाई फॉर विंडो फंक्शन ऑन सेलेक्ट्स, तभी होता है, क्योंकि बाकी विंडो के अंदर में, टेबल के अंदर में बाकी कोई कहाँ पे काम नहीं आता है। ओके, इट्स ओनली व्हेन सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब जब आप डेटा को व्यू कर रहे होते हो तभी इसका यूज होता है। सो सेलेक्ट के साथ में आपने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी नेम जो आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब रो ओवर, रो ओवर मतलब क्या, क्रिएटिंग रोज, क्रिएटिंग योर रोज बेस्ड ऑन व्हाट, ओवर ऑर्डर्ड बाय सैलरी, मतलब आप एक रो नंबर ये जो है ये क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, वो रो नंबर क्रिएट करने का क्या तरीका है, तरीका ये है ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। अब सैलरी में जो भी है डेटा, जैसे ये सैलरी है, सैलरी में देखा जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा है, लेट्स से अभी के लिए 95 है, अभी जितना मुझे दिख रहा है 95 है, तो 95 क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए, तो 95। फिर दूसरा है 90, फिर 85, 80, 75 लाइक दैट, है ना। तो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग, मतलब सैलरी के हिसाब से सबसे टॉप पे हाईएस्ट सैलरी ऐसे, और उसका रोल नंबर आप मुझे दिखा दो। ओके, देन वंस यू हैव दैट, रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, तो मतलब रोल नंबर भी आपको मिल गया। रैंक करना है, आप रैंक भी कर सकते हो। रैंकिंग में क्या होता है, अगेन ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 करके रैंकिंग हो जाएगा। डेंस रैंकिंग मतलब क्या है, डेंस रैंकिंग मींस व्हेन यू हैव डुप्लीकेट्स, ओके, तो वहां पे काम आता है। देन एंटाइल परसेंटेज बेसिस में, ओके, एंटाइल 3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल।
बाकी ठीक है। देखो, रिटेनिंग आवर टेबल, पुराना वाला टेबल रिटेन करके क्या किया हमने, रो नंबर पहला था, यस रो नंबर, फिर रैंक, फिर डेंस रैंक, फिर एंटाइल बकेट। अब एंटाइल ये बाकी का बताता हूं, पहले एक एक करके करते। अब ये हमने क्या लिखा, रो नंबर क्रिएट करो ओवर किस पे, ओवर जब आप डेटा सेट में जाके सैलरी को ना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे ना, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तब क्या करो इसके ऊपर आप रो नंबर बना दो। ठीक है, बना दिया तो क्या किया, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और फिर आपने क्या किया, उसको रो नंबर दे दिया। तो रो नंबर क्या है, देखो 1 2 3, आप देखो कैसे, तो दिस आर द रो नंबर्स विच आर लेट्स से 1 to 10। दूसरा रैंक, रैंक करो लेकिन फिर क्या, ओवर अगेन जो सैलरी की किया था उसी पे रैंकिंग करो, तो रैंक भी वही आ गया। ठीक है, डेंस रैंक, डेंस रैंक भी वही है। और बकेट, अच्छा डेंस रैंक और रैंक में क्या है वो भी बता दूं, यहाँ पे डेटा सेट में तो नहीं आया, बट रैंक फंक्शन डिस्क्रिप्शन, दिया है कितना इंफॉर्मेशन, रैंक एंड डेंस रैंक बोथ विंडो फंक्शन से है, which is used for assigning ranks, but the differ here is that rank, when we talk about rank, will skip the next rank when they are when there are ties। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दोनों में सेम डिटेल्स है तो क्या कर देगा वो, आपको जो नेक्स्ट है उसको स्किप कर देगा और जंप कर देगा। ओके, नेक्स्ट करके डुप्लीकेट है तो स्किप कर देगा। वेयर एज इफ यू हैव डेंस रैंक विल असाइन कंसेक्यूटिव रैंक, मतलब वन है तो वन ही, वन है तो वन, मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 30K, अगर वापस 30K आता है तो क्या होना चाहिए, इसको वन दिया तो इसको भी वन देना चाहिए। तो ये कौन करता है, डेंस रैंक, मतलब दोनों को वन। अगर आप सिर्फ रैंक करोगे तो क्या होगा, इसको स्किप कर देगा और वो वन ही देगा, एक ही रखेगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Hello. देखो 30, हाँ बोलो Yes, ना। सर जब ये विंडो फंक्शन अभी लगा था तो सर वो क्वेश्चन ये है कि ये डेटा जो रहेगा, जो मतलब मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी, ये परमानेंट डेटाबेस में सर चेंज होगा या टेम्पररी दिखाएगा सिर्फ? नहीं देखो, हम जो काम कर रहे हैं ना हमारे, देखो वी आर ऑलवेज यूजिंग सेलेक्ट। अब सेलेक्ट फंक्शन आपके कभी भी डेटा सेट में चेंजेस करता है क्या? नहीं। ये तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ है। तो Yes. व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी आर ओनली, जैसे सेलेक्ट, मैंने क्या कहा, सेलेक्ट लेट्स से रोज 1 से लेके 10 तक का मैंने उसको रोज बता दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, 1 से लेके ऐसे 10 रोज मुझे चाहिए, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के कॉलम्स के नाम ले लेते हैं। ओके, 1 से लेके 10 तक का मुझे कॉलम का नाम दे दिया। अब जो कॉलम का नाम डिटेल्स मेरे पास में आया, हो सकता है कि शायद आपकी एक फाइल में 100 कॉलम्स होंगे, लेकिन मैंने कितना 1 से 10 ही मंगाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके ओरिजिनल डेटा सेट में 1 से लेके 10 तक कॉलम चले गया, नहीं ना। इट इज ओनली फॉर अस टू व्यू, ये सिर्फ क्या है, हमने डेटा वहां से देखने के लिए। सेलेक्ट मतलब क्या है, वी आर ओनली लुकिंग अवर डेटा, वी आर ओनली फेचिंग फॉर अवर रेफरेंस, फॉर अवर विजुअल, और लेट्स से फॉर अवर एनालिसिस ओनली। ओके, ओके। हम अल्टर, अपडेट, बाकी की चीजें जैसे ट्रंकेट वगैरह बाकी करेंगे तो वहां पे आपका चेंजेस होगा ना, इजंट इट? यस सर। ओके ठीक है, सो ये So दे- I have a one हाँ। question. हम्म When we are putting example in data, so why we have to skip one rows? keep one row when हम we do skip,
means we have to skip rows, na? When we have put example. एग्जाम्पल मीन्स व्हाट एग्जाम्पल एग्जैक्टली, मतलब ये एग्जाम्पल किसके रिलेटेड है? मतलब रिलेटेड आप मतलब यूर मुझे ये इंसर्टिंग, कुछ पूछना, इंसर्ट कर रहे हो क्या? मतलब हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने मुझे ऐसा पूछना था कि जैसे अभी हम जब भी डेटा रन करते, मतलब अभी अब आपने वो एग्जांपल दिया था ना इसके पहले, हम्म। तो उसमें हम रोज को स्किप क्यों करते हैं जब एग्जांपल पुट करते हैं तब? कौन से रो को स्किप किया है हाँ, यहाँ पे मैंने? यहाँ पे यहाँ पे जैसे I देखो think अभी she is आपने asking for query. एग्जाम, हाँ हाँ अच्छा, मतलब आपका ऐसा कहना है कि ये ऐसे लिख के ये वाला क्या ऐसे? हाँ हाँ, रोज क्यों मतलब आप स्किप करते हो? नहीं कुछ नहीं, देखो ये देखो, अगर मैं कंटिन्यू लिखूंगा ना, ऐसे को हम्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर अगर मैं आपको ऐसे दूंगा तो ये आपको ये नहीं क्लियर होगा ना। देखो जैसे ये एक ही लगेगा ना। हम्म। तो ये जानने के लिए कि भाई मेरा जो क्वेरी है यहाँ तक ही था, फिर मैंने जो क्वेरी छोड़ के एक क्वेरी यहाँ से स्टार्ट किया है, जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है। ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि मुझे ये नीचे ही लेना है, आई कैन राइट इन सिंगल लाइन ऑल्सो। ओके। बट होता क्या है कि लिखने का एक होता है ना कि एक प्रॉपर कोडिंग का तरीका होना चाहिए ताकि मैं रीड करूं, या फिर सामने वाला कभी भी कोड को रीड करे तो उसको कोडिंग का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जैसे लाइन ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है कोड को समझने के लिए। तो क्या होता है, देखो सेलेक्ट मतलब क्या है? सेलेक्ट लिखने का मतलब यहाँ पे अच्छा ये सब क्या है? आउटपुट है। अच्छा कौन से टेबल से आ रहा है? एम्प्लॉय टेबल से। पता चलता है इंस्टेंटली। और ये एक कोड हो गया, फिर दूसरा कोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा? सो आई हैव गिवन अ लाइन सेपरेट करने के लिए, देन एक कमेंट किया है, ऐसे सिर्फ। ओके। ओके ओके, मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी नहीं टू नहीं, मैंडेटरी स्किप नहीं, व्हेन, नेवर। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। ओके। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। ओके। ओके। वेयर वाज, या ओके। तो अगर डेटा में फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर कहीं पे भी अभी हमारे ऐसे कंडीशन में यहाँ कोई आया नहीं है कि जिसका सेम सैलरी है, बट फॉर एग्जांपल पकड़ लेते कि अगर यहाँ पे 95 के अलावा अगर यहाँ पे 95 की जगह 90,000 होता, तो वन के यहाँ पे ना रैंक में तो इसको भी वन मतलब आता ही नहीं बेसिकली। यहाँ पे कोई आंसर नहीं आता, यहाँ पे से स्किप कर देता, वो छोड़ देता है इसको। 1 3। ओके। 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाता। 2 स्किप करके। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक का अलग है, तो आपको ऐसा आंसर आ रहा है। टेंस वैसा नहीं करता है, अगर ये 90,000 तो 1 है तो इसको भी 1 आ जाएगा, दोनों को 1 1 कर देगा। ओके। सो इट हैज लाइक दैट। एक काम करते हैं ना, ऐड ही कर देते हैं, इतना क्या एक्सप्लेन करना। लेट्स से वी इंसर्ट वन डेटा ओवर हियर। सो ऑलरेडी आई हैव, बट ठीक है, एक ड्रॉप करते हैं फट से। ड्रॉप। ड्रॉप क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट्स इजियर टू इंसर्ट के इतने सारे कोड लिखने के बजाय। ड्रॉप टेबल। इसको हटा दो फिर बाद में, ताकि बाद में ना आए आपके पास। इसको क्रिएट कर देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं एक ऐड करते हुए। 10th वापस से मैं ऐड कर देता हूँ, 11th कर देते हैं कॉमा, लेट्स से ऐड विक। जॉनिक भाई को ऐड कर देते हैं हमारे। देन कौन से डिपार्टमेंट से है ये? सेल्स कर देते हैं। देन सैलरी सेम दे देते हैं, कितना? 58 80 80,000 को दे देते हैं। खामा का ज्वाइनिंग डेट हुआ है, ये कितने में खत्म हुआ है? 8/20/20 डैश। ये ध्यान रखना, ये जो मेथड है डे लिखने का, डेट या ईयर, इट हैज टू बी फॉलोइंग विद दैट ओनली, ईयर मंथ एंड डे। ओके। 9 और से 15 कर देते हैं अभी के लिए, लाइक दैट। ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं इसे, कॉमा देना रहेगा। ओके। सो दो डिटेल्स है, लेट मी इंसर्ट दिस।
चलो तो यहाँ पे कॉमा कॉमा ओपनिंग 11th वीक सेल्स 80,000 सर सिंगल कोट मिसिंग है डेट के बाद। यस 11 रिकॉर्ड आ गए, एक बार देख लेते हैं। यस आ गया, सेम 80,000 और 80,000 एलिस का भी है। अब हम क्या करते हैं, रैंक पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं रन। ऊपर करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 8, इसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। सी ये अभी अरेंज असेंडिंग में हुआ था ना, हाँ। सी 95 1 2 3। अब देखो जैसे ही 4 पे 2 आता है तो होता क्या, देखो 4 4 दोनों को दे दिया, दोनों को 4 4 दे दिया। ओके, और 5 को देखो उसने स्किप कर दिया। होना क्या चाहिए था, इट शुड हैव 5 ना, उसने क्या कर दिया, 5 को स्किप कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर कंसिडर नहीं किया। तो क्या कर देता है, वो स्किप कर देता है। स्किपिंग के बाद में क्या, डायरेक्ट 6 पे आ गया। ओके तो 6 7 यहां से हो गया। दैट्स व्हाई यू हैव डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10। अच्छा यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये कंटिन्यूज। डेंस रैंक क्या करता है, कंटिन्यू करता है। वो ऐसा नहीं कर देता है कि हाँ भाई रैंक की तरह स्किप कर देंगे, नहीं। ये दोनों 4 है ना, तो बाद में 5 ही आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर इसमें जो एंटाइल फंक्शन जो यूज किए हैं हम्म। ये बकेट में डिवाइड करता है राइट? हाँ एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ पे 3 करने का मतलब क्या हुआ, मतलब 100% रिकॉर्ड जो है नॉर्मली क्या होता है 4%, 4 भाग में होना चाहिए, पर हमने क्या किया 3 भाग में। ओके तो क्या हो गया, मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो डेटा है उसको क्या किया, इंस्टेड ऑफ 4 उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसे 1 2 और 3। तो कितने टाइल्स, 3 एन टाइल्स। ओके इज इट क्लियर गाइस? यस सर। और सर जैसे इसमें ऑर्डर बाय फंक्शन जो यूज किए हैं हम्म ओवर के बाद में, ये सब में मतलब सेम ही फंक्शन यूज करना है ना, ऑर्डर बाय मतलब नहीं सैलरी नहीं नहीं सेम नहीं ऐसे कॉलम के। नहीं ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज है। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हैं। ओके नहीं मैं तो, मेरा कहने का मतलब कि अगर एक रो उसमें जैसे रैंक है, अगर रैंक हाँ में अगर सैलरी की जगह कुछ और सेलेक्ट करते हैं डेंस रैंक और हाँ रैंक में, तो फिर हाँ आउटपुट में तो दिक्कत होगा ना। नहीं मतलब नहीं दोनों को आउटपुट, डिसेंडिंग सैलरी के अकॉर्डिंग रैंक वो कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं देखो अगर यहाँ पे लॉजिकली हमने सैलरी को कंसिडर किया है, दैट्स व्हाई। ओके हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और रहो, यहाँ पे हो सकता है कि शायद आप सैलरी के बाद में, सैलरी के साथ में आपको ये भी चेक करना होगा कि शायद बोनस किसको ज्यादा मिला है। तो वहां पे क्या होगा, तो 2 अलग कैलकुलेशन आएंगे ना रैंक में, इजंट इट? एक आप रैंक करोगे सैलरी के बेसिस में, दूसरा आप करोगे बोनस के बेसिस में, इजंट इट? तो हो सकता है इट मे चेंज, तो ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है। दिस इज फॉर जस्ट सिंपली कि हाँ भाई सैलरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके बेसिस में हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके नो, मेरा कहने का मतलब सर सैलरी ठीक है, अगर हो सकता है नेक्स्ट टेबल में कोई और कॉलम यूज कर रहे हो उसको रैंक हम्म ऑर्डर करने के लिए, हम्म बट जब एक विंडो फंक्शन जैसे रो में अपन सैलरी यूज कर रहे हैं तो बाकी सारे हम्म में भी अपने को सैलरी ही यूज करके ऑर्डर करना है, कि अलग अलग कर सकते हैं हर किसी का अलग अलग कर रो सकते नंबर। हो, अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जैसे यहाँ पे हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी एक है ना, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेंस रैंक एंटर एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे कर देता हूँ, EMP_ID। सी ओके यू कैन डू दैट ऑल्सो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। Yeah. सर ये जो हेडिंग्स है नए ओवर फंक्शन में, तो उनको कई जगह पे आपने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो इज इट नेसेसरी, मतलब क्या है उसका? इन्वर्टेड, ओके ओके दैट मीन्स ये वाले ऐसे। यस।
तो ये बकेट ओके आपने नहीं लिखा है, वो ऊपर भी एक फंक्शन में आपने वो नहीं दिए थे, तो मतलब क्या है इसका? ओके दैट आल्सो हो गया ना। ओके देखो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे दिया ना, ये क्या होता है देखो, अब यहाँ पे जब आपने एलियास लिखा है लास्ट में, जब आप विदाउट ऐसे लिखोगे तो ये आपने एलियास दिया है ना। एलियास मतलब क्या है, जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ उसको आपने क्या किया है, उस कॉलम का नाम यहाँ पे बकेट है, इंस्टेड ऑफ ये ऑर्डर बाय एंटाइल करके पूरे के बजाय एक बकेट है ना, तो आपने वहां पे क्या दिया है, उसको नेम दिया है। मगर होता क्या है, अगर फर्स्ट टाइम लिखोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही दोगे तो, अगर एक लाइन में एक ही दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एज एलियास। जब मल्टीपल लिखने लगते हो ना तो वहां पे क्या होता है प्रॉब्लम, कि वो समझ नहीं पाता है, बिकॉज ये क्या समझता है, फंक्शन है कोई। ये क्या समझता है, फंक्शन है, क्योंकि कॉमा के बाद में ना आपकी डिटेल्स चालू हो रहे हैं, तो उसको एज अ टेक्स्ट या फिर उसको एज अ क्या कहते हैं, सिर्फ आउटपुट के भरोसे पे ना देखते हुए वो फंक्शन का कुछ रिलेशन है या फिर कोई ऐसा है डिटेल्स जो मुझे फाइंड आउट करना है वो देखता है। तो लास्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके पहले कहीं भी है अगर एलियास देते हो तो उसे मेक श्योर करो कि आप कोट करके दो। ओके इसलिए ओके। अगेन यहाँ पे नीचे ऊपर आई थिंक यहाँ पे तो नहीं है। ओके अब प्रोबेबली एक और है, देखो एज यहाँ पे सेग्रीगेट फंक्शन से, हाँ range first value last value and time something करता हूँ मैं। तो ये टेबल निकाल लेते हैं हम, select star from employees। ओके हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, नाउ you want to retrieve the first, last and nth salary of each department। ओके इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या करना है, जो अच्छा यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है देखो, व्हेन यू आर आस्क्ड विद दिस यू वांट टू रिट्रीव द फर्स्ट लास्ट, आपको क्या मतलब ये कॉलम होगा, फर्स्ट नेम एक होगा, लास्ट नेम एक कॉलम होगा, है ना। योर फर्स्ट ये कौन सा, एक सेकंड ना, डिपार्टमेंट का लास्ट नेम कहाँ है यहाँ पे, अच्छा सैलरी का है, फर्स्ट लास्ट नेम, ओके इसमें इतना कुछ नहीं है फिर। असेंडिंग करना है, इसको भी पार्टीशन कर दिया डिपार्टमेंट की बेसिस सैलरी, इसके बेसिस में पार्टीशन में डिपार्टमेंट कॉलम का किया है। देन रेंज बिटवीन फॉलोइंग रेंज एंड सेकंड, बस सेकंड सैलरी।
Alice got joining on 221, this one. Forward on 27 and this one. Okay. Department wise. So I have to first डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्लस्टर करना पड़ेगा. फाइनेंस ऐसे 4 हमारे क्लस्टर बनेंगे. विद दैट 4 क्लस्टर्स इस डिपार्टमेंट में फर्स्ट कौन आया है 2021 फर्स्ट कौन सा है देखो 18 आया है ये पहले. इसका पहले 9000 आंसर आएगा. फिर उसके बाद में सेकंड आया है ये वाला. सो सेकंड वाला ये है. एंड देन फाइनेंस में जो है 21 that is this one. So 90, 85 and 95. 90, 85, 95 finance. एटी फाइव 90 एंड 95. ओके ठीक है. ये सैलरी है और फर्स्ट सैलरी 85 सेकेंड सैलरी 95 आया है. सो लास्ट सैलरी एंड लास्ट सेकेंड. हाँ ठीक है करेक्ट. डिफरेंशिएट ओके. बट फर्स्ट लास्ट एंड पूरे सैलरी के बीच में सेकेंड जो है सेकेंड कॉन्टेंट में जो बैठता है. ठीक है. Range between preceding and unbound following as last salary. Last value. First value. Second value. Salary. Salary. अब हम क्या करें देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये जो अपना टेबल है यहाँ से यहाँ तक का. हमें करना क्या है पहले तो आपको ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट. क्योंकि डिपार्टमेंट की बेसिस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट में आपके जितने भी एम्प्लॉयज है. ओके यहाँ पे जैसे एचआर में है 2, फाइनेंस में 3 है, आईटी में 3 है, सेल्स में जितने भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहले आपको क्या करना है उसे ग्रुप बाय करना है. अब ग्रुप बाय करने के बजाय सीक्वल में जब आप विंडो फंक्शन यूज करते हैं तो आपको करना पड़ता है पार्टीशन बाय. तो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा आगे जैसे मैंने कहा था पहले ब्रैकेट. तो पहले ब्रैकेट में क्या है ये आपका लिखा हुआ डिटेल से. सो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट ग्रुप हो गया. ये हो गया आपका ग्रुप. ग्रुप होने के बाद में क्या करना है उसे ऑर्डर करो. कैसे सैलरी बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर. दैट्स व्हाई यू विल हैव मिनिमम वैल्यू एंड देन मैक्सिमम वैल्यू. दिस ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर. फाइन सैलरी. अब ये जो आपका रेडी हो चुका है आंसर ये टेबल मतलब अपना कौन सा ये सैलरी वाला टेबल ये वाला टेबल. ओके सैलरी वाला टेबल. विद दैट सैलरी टेबल अब आपको क्या करना है लास्ट वैल्यू ये इसमें से जो भी आउटपुट आएगा. ओके ये फर्स्ट वैल्यू उसे आप फर्स्ट वैल्यू दिखाओगे जो भी इसका आउटपुट आएगा असेंडिंग करने के बाद में. तो आपने क्या किया असेंडिंग में फर्स्ट वैल्यू सैलरी का ओवर पार्टीशन बाय जो भी आया है इसमें फर्स्ट वैल्यू ये कॉलम है फर्स्ट सैलरी उसको आपने फर्स्ट सैलरी करके ऐसे नाम दे दिया एलियास. ओके विद दैट फिर लास्ट वैल्यू के लिए क्या है आपने क्या किया फिर से वही काम होगा अरेंज करके. और जो आउटपुट आएगा ओवर सैलरी तो उसमें से क्या है आपका जो भी लास्ट वाला जो है ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर. पहले यहाँ पे असेंडिंग था. अब यहाँ पे क्या हो गया देखो डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय असेंडिंग में हाँ रेंजेस बिटवीन प्रेसिडिंग एंड अनबाउंड फॉलोइंग मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक. अब इस सेट को जो आपने सेट किया है प्रेसिडिंग से लास्ट जो है तो उसको आपने कंसिडर किया है. तो लास्ट वाले क्या 95. तो 95,000 आपका लास्ट सैलरी हो जाएगा. तो उसका आपने एक अलग एक और कॉलम बन जाएगा. ये 2 कॉलम बन गए. अब दूसरा क्या है nth वैल्यू सैलरी में जो nth वैल्यू है जो सेकेंड एंटाइल कौन सा nth वैल्यू मतलब जो आप है सेकेंड एंटाइल में सेकेंड वैल्यू ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट सैलरी में उसे क्या करो सेकेंड सैलरी करके कंसिडर करो. अगर ये 3 है तो ओके अगर ये 2 होंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरा रहेगा वो कंपलसरी रहेगा कंपल्शन बेसिस में आएगा. ओके अगेन
आप देखो कि यहाँ पे जितने भी टू वैल्यूज है, जैसे सेल्स में मेरे कहा सेल्स में भी 2 ही है, तो देखो 62,000 ही यहाँ पे है। जहां पे 3 है, जैसे यहाँ पे ये 3 है, तो वहां पे क्या देखो ये बीच वाला जो है 75 यहाँ पे है। फाइनेंस में ये जो 90 है ये यहाँ पे। मतलब जो बीच का मिडल वैल्यू है, जो सेकंड जो आपका सैलरी है वो कितना है वो जानना है। सो आपको इस तरह से मिलेगा। इससे पता चलता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन सा है। सो 90,000 है। एचआर में 72,000 है। सेल्स में 62,000 है। आईटी में 75,000 है। इज इट क्लियर? गाइस इज इट क्लियर? यस सर। ये ग्रुप बाय में भी Yes, कर sir. सकते हो। ओके, ये हम सादे इतने कॉम्प्लेक्सिटी में ना लिखते हुए हम हमारे ग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय करते हुए। जैसे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दो, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करने के बाद में उनका जो भी एग्रीगेट फंक्शंस आएगा आपका, ओके, उसको आप वहां पे दिखा दो। तो ग्रुप बाय के हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। बट अगेन फिर क्या है, आपको ग्रुप बाय करने के बाद में उसका जो भी, आप ग्रुप बाय के बाद में जो भी डिटेल्स आए उसमें आपको क्या है, यहाँ पे फिर से लिमिट और ऑफसेट डालना पड़ेगा। और वो भी क्या होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट के बेसिस में सैलरी के हिसाब से। तो वो भी प्रोसेस है, लेकिन उसमें भी कोई छोटा नहीं है, वो भी लंबा ही जाएगा। ओके, सो इस तरह से। ओके देन ऑफसेट देखो, लैग और लीड जिसे हम कहते हैं ऑफसेट। बेसिकली लैग मतलब पीछे, लीड करने वाला आगे वाला। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, लैग सैलरी में 1 है ओवर, मतलब ये क्या है, ज्वाइनिंग डेट पहला कौन आया है। लीड, लैग कौन कर रहा है, कौन एक के पीछे एक है। जैसे मैं आपको ये रन करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे ये बस इतना बता रहा है डिटेल्स में आपके डेटा सेट में। जब आप बात करते हो यहाँ पे प्रीवियस सैलरी की, प्रीवियस सैलरी विच इज लैग पीछे वाला, नेक्स्ट सैलरी जो है उसको लीड आगे वाला। ओके, तो यहाँ पे आप बात करते हो भाई ईव है, उसकी सैलरी कितनी हुई थी लास्ट टाइम, 90,000, या फिर जो भी 90,000 हुई है, ये कब हुआ है, ज्वाइनिंग डेट के इस डेट से हुई है। ओके, दिस शी वाज गिवन विद दिस। उसके पहले कुछ था क्या, नहीं था, तो यहाँ पे जीरो आ गया, विच इज ऑब्वियस। अब यहाँ पे जब आप बात करते हो जॉन की, तो जॉन को क्या है यहाँ पे, हाँ भाई जॉन को 70,000 मिला है। उसके पहले कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास में, है, दैट इज ईव, सो दैट्स व्हाई यू हैव 90,000। ओके ठीक है। फिर बाद में कौन है, 58,000। किसका 58,000 नहीं है, आईवी का। अच्छा, आईवी के पहले कौन है क्या, हाँ है ना, तब आपको यहाँ पे कौन सा है, 70,000। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे जो सैलरी कॉलम है, ये सैलरी कॉलम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रीवियस वाला इस 70,000 के पहले किसको क्या दिया है। अगेन यहाँ पे 90,000 के पहले कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, इसलिए वैसे ही 90,000 ठीक है, इसके बाद कौन है, या इसके बाद कौन सा अमाउंट है, सो 70,000 है। इसके बाद कौन सा अमाउंट है, तो 50,000 है। मतलब क्या है, लैग और लीड इसलिए यूज किया जाता है कि एक पीछे वाला इंफॉर्मेशन जानने के लिए और एक आगे का इंफॉर्मेशन। सो लैग विल प्रोवाइड यू विद द प्रीवियस डिटेल्स, लीड विल प्रोवाइड यू विद द फर्दर नेक्स्ट जो वैल्यू आने वाली है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो उसका यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, वन मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रू है। वन हियर रिप्रेजेंट्स ट्रू। इफ ट्रू तो क्या करो, वहां पे आंसर दे दो, अगर नहीं है तो उसे जीरो से रिप्लेस करो। ओके, दैट्स द ओनली कंसर्न होता है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे रखे हैं मैंने, उसे जरूर चेक कीजिए। विंडोज फंक्शन पे आपको मैं ये शेयर भी कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। SQL सब क्वेरी। डेट और टाइम भी है, इसको भी जरूर देखना, डेट और टाइम को भी, कि डेट क्रिएट करते समय कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ये वाला। तो आप जब कभी भी अगर
खुद से डेट बनाने की कोशिश करोगे कोई कॉलम में या फिर किसी भी चीज में, ओके, तो मेक श्योर कि उसका डेट का एंटर करते समय कैसे एंट्री करना है. यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू बी मेंशन दिस फॉर्मेट 2020 2024, मतलब ये क्या है, y y y y डैश, ओके, डैश हाइफन, देन मंथ m m, एंड देन 01 जो है एंड 01 जो है, एंड देन डे, so dd, ओके. सो y y y y mm एंड dd हाइफन के साथ में, ये ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज डिफॉल्ट फॉर्मेट. अगर ये फॉर्मेट में नहीं होगा तो उसे वो टेक्स्ट कंसीडर करेगा, फिर एंट्री नहीं लेगा. ओके, ये एरर होता है. सो इफ यू आर एंटरिंग एनी वैल्यू एज अ डेट फॉर्मेट, इट हैज टू बी लाइक दिस. और अगर टाइम कर रहे हो तो आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, इस तरह से h mm एंड सेकेंड्स, इस तरह से ऐसे. तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके भी, इसको भी जरूर देखिएगा. कुछ एग्जांपल्स मतलब नॉर्मली जो इशू होता है डेटा सेट में, ओके, तो उन सबको यहाँ पे, जैसे फाइंड इवेंट, मिसिंग डेटा के बेसिस में कुछ फाइंड करना है इवेंट आपको, तो वो चेक करना है. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स विद रेफरेंस टू डेट के साथ में भी दिया गया है, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेटा सेट में से मुझे क्या निकालना है, डे ऑफ वीक्स, ओके. डे ऑफ वीक मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर डेट आपने दिया है, ये कौन से डे ऑफ वीक में आता है मुझे वो बताओ, फोर्थ फिफ्थ कौन से वीक में आता है. डे नेम, इस इस डेट का कौन सा डे नेम है. ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इस पे भी जरूर जाके चेक कीजिए. यहाँ पे जो केस है ना, ये केस व्हेन, ये इफ एल्स की तरह है. लेट्स से इफ इवेंट्स डेट इज लेस देन करंट डेट, करंट डेट मतलब आज का आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, करंट डेट. लेस देन तो पास्ट इवेंट. इफ इवेंट डेट इज इक्वल टू हैपनिंग टुडे, इफ नॉट एल्स, तो क्या है, इफ की जगह पे यहाँ पे केस लिखा जाता है. केस when else, and when it's end, everything when it's end, you have to say end as, ऐसे करके end का हमें बताना पड़ता है. जो मतलब यहाँ पे केस आपने स्टार्ट किया, when कंडीशन दे दिया, else भी दे दिया, और end कब होगा, ये end देने के बाद. सो इस तरह से आपका केस अप एंड एंड होता है. बहुत सिंपल लिखने का तरीका है, कोई नहीं. देखो when कंडीशन देना है और आपको वहां पे कंपेयर करना है. हैंडलिंग लीप ईयर कैसे करते हैं, सो दीज आर ऑल सिंपल एग्जांपल्स वेयर डेट आर टू बी कंसर्न, ओके. डेट के रिलेटेड में जो आपके एनालिसिस के समय हेल्प होगा उसके बारे में भी यहाँ पे शेयर किया गया. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट ऑल्सो. डेट फंक्शन किया ना मैंने, हाँ दिया. ओके, सो थैंक यू फॉर द प्रेजेंस. थैंक यू, विल मीट यू अगेन टुमारो. थैंक यू. थैंक यू सर. या, गुड नाइट, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हेलो हेलो यस, सर. बोलिए. हाँ सर, ये एसक्यूएल की बैच कितने दिन तक है? और एसक्यूएल की प्रोबेबली कल परसों 2 दिन चलेगा, थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि डेटा प्री प्रोसेसिंग है ना, अभी एक डेटा सेट के करना है, वो है. ओके सर, और उसके बाद पावर बीआई की स्टार्ट होगी क्या सर? पाइथन. पाइथन. यस.